हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड शुरू किए थे, जिसमें से हम लोग चार्ज के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। आज हम क्या करेंगे, जो चार्ज पढ़े थे, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, उससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम टॉपिक बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक तो नहीं हुआ था। क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट अगर देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है कॉम ड्रॉन, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। अ कॉम ड्रॉन थ्रू अ पर्सन शेयर ऑन अ ड्राई और causes 10 power 22 electrons to leave the person share and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 power 22 n is equal to n number of इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये कॉम्ब है। कॉम्ब को जब हेयर पे ऐसे लगाया जाता है, कॉम्ब को जब हेयर पे लगाया जाता है, तो वो कॉम्ब जो है हेयर से 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ये कैसे। जैसे ये कॉम्ब है, तो ये क्या किया, जब ऐसे किया तो इसमें जो है 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाल से इसमें आ गए। तो ये कह रहा है कि इसमें कॉम्ब में जो 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आया, तब बताना इस कॉम्ब पे चार्ज कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये कॉम्ब है, कॉम्ब को जब हेयर पे लगाया गया, तो ये जो है 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब हेयर से ड्रॉ कर लेता है। तो बताना है कि इस कॉम्ब पे चार्ज कितना है, टोटल चार्ज। तो इसमें पूछा है चार्ज ऑन कॉम्ब पूछा है, या आप कह सकते हो क्यू पूछा, क्यू। तो इसको किस पे लगाया गया? हेयर पे, ठीक है, इस पे लगाया गया। तो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। तो एक फार्मूला हमने बताया था क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि अभी कोई ऐसा फार्मूला डिराइव नहीं करवाया। तो जब लेकिन चार्ज की प्रॉपर्टी बता रहा था, वहां पे हमने बताया कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है। तो क्वांटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज, मतलब कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू एन। यही नहीं पढ़े थे, Q इज इक्वल टू एन ई, और n नंबर ऑफ चार्ज या n इंटीजर होता था। अब देखो, हमको यहाँ पे n दे रखा है और E पता है कि इलेक्ट्रॉन ड्रा किया है। E इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 पावर 22 रख दो आप, और इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 पावर कि 9 3 12 3 कूलम। लेकिन ये कह रहा है कि कॉम्ब पे कितना चार्ज। अब हमने कल बताया था कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है तब। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है वो पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो निगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये बाल है और ये मान लेते हैं कॉम्ब है, तो ये कॉम्ब है, ये बाल है, ये कॉम्ब है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पे आया, तो बाल पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बस यही यहाँ लिख देना है कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, और कुछ नहीं करना है, ये नेगेटिव चार्ज होगा। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कप ऑफ, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन द कप ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। ये पूछ रहा है कि एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, बस, और इसमें कुछ नहीं दिया है। तो आप देखो, एक जो नॉर्मल कप होता है उसको हम मान लेते हैं कि कप में 250 ग्राम वाटर है, 250 ग्राम वाटर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं कि कप ऑफ वाटर में जो है, एक नॉर्मल कप में 250 ग्राम वाटर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट
cup contain 250 ग्राम ऑफ वाटर। मान लेते हैं, ये अपने से मान लेते हैं, अगर एग्जाम में रहेगा वो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आप मान सकते हो, कोई गलत नहीं काटने वाला है। अब देखिए, तो ये कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज इन द कप ऑफ वाटर, मतलब एक कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। अब बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी तक तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब चार्ज निकालने के लिए हमको जरूरी है कि नंबर ऑफ ये निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम पता चल जाए तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्या, एक कप वाटर में कितना चार्ज कंटेन कर सकता है। अब देखिए, एक कप वाटर हमने मान लिया कि क्या 250 ग्राम। अब देखिए वाटर जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम। आप लोग निकाले होगे ना, 2 ग्राम इसका हुआ, 16 ग्राम इसका, 16 + 2 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो उसके एक मोल का वेट होता है, एक मोल। और एक मोल में आप लोग जानते हो कि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल आता है, तो एक मोल में, तो एक मोल में 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। इतने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल। और एक मोल ऑफ वाटर या एक मोल किसी भी चीज का, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर एक मोल लेते हैं तो वो उसके एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसका मतलब एक मोल में इतना मॉलिक्यूल आता है और यही जो है एक मोल का इतना ग्राम होगा। इसका मतलब 18 ग्राम, यही जो है 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल की, H2O मॉलिक्यूल मतलब कि एक मोल में, एक मोल वाटर में इतना मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का, और इतना मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा। अब देखिए 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल का में, 18 ग्राम वाटर में इतना मॉलिक्यूल्स है, और हमको 250 ग्राम वाटर में चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules in 250 ग्राम वाटर। तो कितना आ जाएगा, ये 18 ग्राम में है तो 1 ग्राम का निकालेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे और 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपान 18। ये तो 1 ग्राम का आया कि 1 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल होगा, हमको निकालना है 250 ग्राम का, तो 250 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इतने आ गए क्या मॉलिक्यूल आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, इतने मॉलिक्यूल। अब हम जानते हैं किसी मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कितने पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे तो जब दोनों बराबर होते तो कोई एक निकाल दो, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा जी, कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और प्रोटॉन, तो और प्रोटॉन देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, इसका मतलब 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, m किसकी डिनोट करते हैं, n से, तो n से डिनोट करते हैं तो n इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपान 18, और उसके बाद इसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो n की वैल्यू, और हमको यही तो पता करना था, क्योंकि q इज इक्वल टू यानी हमको निकालना है टोटल चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा q इज इक्वल टू एन ई, और n पता हो गया तो q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला लगा दो। n की वैल्यू आप यही रख दो, n की वैल्यू रखोगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू ये 10 अपान 18,
और उसके बाद ई का मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज। इसको सॉल्व कर लेना, इतना कूलाम का चार्ज आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन था। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। बस ये सिंपल, अभी तक केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाए थे, इसलिए हम केवल 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कूलॉम्स लॉ। चलिए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कूलॉम दादा के बारे में सोचेंगे। पहले कूलॉम दादा के बारे में जान लेते हैं, ये थे कौन। तो देखिए, तो ये कूलॉम्स कौन था, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, फ्रेंच फिजिसिस्ट, ये इन्होंने 1785 एडी में क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए 2 स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी लिए। 2 स्फेरिकल चार्ज बॉडी के बीच में क्या इन्होंने पता करना चाहा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है। एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए, किसकी सहायता से, बाय टॉर्सन बैलेंस। अब समझिए, तो ये कूलॉम क्या था, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। ये 1785 एडी में 2 स्फेरिकल चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली किसका यूज किए, टॉर्सन बैलेंस का यूज करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट चार्ज हैं। अब हम समझाते हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये है Q2 और ये है Q1, ए पे बी पे, और दोनों किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, आइदर वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, कुछ भी, मतलब कि अट्रैक्टिव या रिपल्सन फोर्स जो होगा, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अब लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, force of attraction, force directly proportional to product of these 2 charge, Q1 into Q2। ये इन्होंने पहली स्टेटमेंट कहा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और क्या कहा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्ज। मतलब कि इन्होंने दूसरी बात ये कहा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी 2 चार्जेस। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we have F directly proportional to Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हमने मिला दिया, मर्ज कर दिया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक आएगा प्रोपोर्शनलिटी क्या, कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया। अब देखिए यहाँ पे के क्या है, के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ, एक बार फिर समझ लीजिए। कूलम्ब साहब ने क्या कहा कि दो पॉइंट चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज सेपरेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, द force between the two charge is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between charges। तो इनके भी, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे ये निकलेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, अब आगे इसको हटाते हैं। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे के, तो के की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट में के की वैल्यू क्या थी, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे एक और नया टर्म आ गया, यहाँ पे एक नया टर्म क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो है मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में ये रखा हुआ है, चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है उसकी ये प्रॉपर्टी, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और के की वैल्यू, जब ये मीडियम की प्रॉपर्टी तो के की भी मीडियम की प्रॉपर्टी होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻, इसको हम सीधा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अच्छा, इसकी यूनिट देखो, यहाँ से अगर के की यूनिट निकालोगे तो आएगा न्यूटन, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, और ये कूलम का स्क्वायर है, डिवाइड हो जाएगा इंटू पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट आ गई, के की यूनिट आ गई। अब देखिए, तो ये आ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसी के साथ साथ हम एक चीज और देख लेते हैं, चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट देखते हैं। तो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर देखा जाए इन ESU, आप ऐसे लिख दो चाहे तो, इसको हटा देता हूं अब, इसको हटा। अब देखिए, तो चार्ज की यूनिट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, in electrostatic unit in CGS system, unit of charge is, क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इज, इसको या तो बोलते हैं स्टैट कूलम या फिर ESU बोलते हैं। ESU को मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। और ये क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम, या फिर इसी के बराबर, तो यही होगा, या फिर 3 × 10⁻9 ESU विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये भी चार्ज की यूनिट होती है जो कि CGS सिस्टम में छोटी यूनिट है। इसके अलावा एक और यूनिट होती है, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। तो एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट of charge in
सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम में तो ये क्या होता है, अच्छा इसी को एक एब कूलॉम भी बोलते हैं, एब कूलॉम, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को एब कूलॉम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को एब कूलॉम भी बोलते हैं और कह सकते हो। तो इसका मतलब 2 यूनिट हो गई। तो यहाँ पे होता है 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलॉम, और या फिर 1/10 EMU। EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये दोनों चार्ज के सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या तो इसको एब कूलॉम बोलो, तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलॉम, या 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और या तो एक स्टैट कूलॉम होता है जो कि 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 2 तरह के यूनिट भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हमको पता चला कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डिपेंड करेगा कि ये चार्ज का नेचर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर कूलॉम्स लॉ इसके पहले हम लोग पढ़े, कूलॉम्स लॉ इसके पहले पढ़े, तो यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी इस कूलॉम्स लॉ को इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए। अब देखिए, जो इसके पहले हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, वहाँ पे हमको ये नहीं पता चला कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं या कोई एक केवल एक पे फोर्स लगा रहा है, वहाँ पे ये नहीं पता है। वहाँ पे केवल सिंपली उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमने पता कर लिया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन ये बात प्रूफ करेगा ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म की इंपॉर्टेंस है। तो वेक्टर फॉर्म में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी वही मानते हैं क्या कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक बी पे और एक ए पे, इसका नाम Q1 और इसको Q2 रख देते हैं, और इन दोनों के बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस है वो R है, ठीक, वो R है, यह डिस्टेंस है, सब कुछ वही काम। अब देखिए, मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, आप कोई भी चीज़ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये बताओ, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि 2 लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इन दोनों के बीच में फोर्स क्यों लगता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी है 2 चार्जेस के बीच में फोर्स क्यों लगता है। ठीक है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आखिर फोर्स क्यों लगता है। अब देखिए, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव का मतलब ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब ये इसको पुश करेगा, उधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हम बना दे रहे हैं फोर्स। अब इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा तो इसको बोलेंगे F21। क्या लिखेंगे, F21। इधर की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा इधर ही की तरफ। तो F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1, F21 फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1। ऐसे ही इधर हम बनाएंगे क्या, इधर बनाएंगे F12, इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 2, तो ये बन गया F12, इधर की तरफ लगेगा। अच्छा, अब ये इन दोनों का डिस्टेंस वेक्टर ले लेते हैं, डिस्टेंस वेक्टर। तो डिस्टेंस वेक्टर देखिए, जब हम A से B की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे, तो वो वेक्टर लेते हैं हम R12 यूनिट वेक्टर। R12 का मतलब 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस, और जब 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस लेंगे तो इसको मेजर करेंगे R21। कैसा है, 2 से
1 की तरफ, इस डायरेक्शन में है ना, 2 से 1 की तरफ R21, 1 से 2 की तरफ R12, और ये फोर्स भी समझ गए। अच्छा ये देखो, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपान आर जो कि मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे ही R21 यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपान आर। तो ये तो रहा इनका अरेंजमेंट, इस तरह से हम फिगर देखेंगे। अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यह कह सकते हो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो बस वही करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं F12 लिखते हैं, F12 की है ये है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0, दिख रहा है कि नहीं ये वीडियो, ठीक है। अब देखिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन क्या लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्शन देखिए, F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अच्छा ये फोर्स लग किधर रहा है, ये F12 किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को शो करने वाला डिस्टेंस कौन है, इस डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर कौन है, ये है, ये नहीं। तो F12 का ये डायरेक्शन है और इसको शो कर रहा है ये, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे F21 यूनिट वेक्टर, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ F12 है तो यहाँ FR21 यूनिट वेक्टर शो करेगा। तो इसको क्या बना देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। सिमिलरली F21 हम लिखेंगे, तो सिमिलरली वी हैव F21 यूनिट वेक्टर, तो इसको भी लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब बताओ आप लोग कि इसका डायरेक्शन क्या है, F21 का डायरेक्शन इधर है और इस डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, ये वाला वेक्टर, तो ये आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। तो इसको क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, हम अभी कहे कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर अगर ले, R12 वेक्टर ले मॉड में ले ये, या R21 मॉड में ले लें, तो इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, जो कि R के बराबर है, इज इक्वल टू R है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। हम R12 को माइनस R21 यूनिट वेक्टर लिख सकते कि नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, तो R12 को इसका माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसका यूज चाहे इस इक्वेशन में कर लें चाहे इस इक्वेशन में, बात एक ही, तो हम इक्वेशन सेकेंड में यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा F21 वेक्टर, तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और R12 के स्थान पे रख देते हैं R21, तो ये आ जाएगा माइनस R21 यूनिट वेक्टर। ये है क्या, यही वाला इक्वेशन है, सेकंड या थर्ड मान लेते हैं, थर्ड ये इक्वेशन। इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए ऐसे, या तो फोर्थ मान लो ना, फ्रॉम इक्वेशन 4, और यहाँ पे भी लिख दो 4। अब देखिए यही वाली वैल्यू R12 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आया, इसको नेगेटिव को इधर कर लेते हैं, तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर, और ये है थर्ड ही इक्वेशन। अब देखिए बाबू क्या होगा, तो ये देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यही बात यहाँ पे भी है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर R21, यहाँ पे भी R21। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हम कह सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये कैसे ये हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से ये बात निकल के है। अब बाबू देखो,
अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F21 इज इक्वल टू माइनस F12, केवल साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में जब जो दो बॉडी एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उस तरह के फोर्स को या उस लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ व्हिच इज एक्शन रिएक्शन। वो बात यहाँ पे प्रूफ हुआ, इसीलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का इंपॉर्टेंस है। जबकि इसके पहले जब कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़े थे तो वहाँ इस बात की प्रूफ नहीं हो पाई थी, या ये बात नहीं पता चल पाया था कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं या कोई एक लगा रहा है। लेकिन यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है, लेकिन दोनों पे मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म को प्रूफ करने के लिए कूलॉम्स लॉ। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहीं पे एक चीज और यहीं पे दिखा दे। अब देखिए ये दोनों फोर्स जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है कि नहीं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, ये भी इधर ये भी इधर। इस तरह के फोर्स जब दो बॉडी को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो ये क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, इसलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो यहीं पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये एक फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स। कैसा है, सेंट्रल फोर्स। अच्छा, इसी सेंट्रल फोर्स को, क्योंकि ये देखो 1/4πε, या जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और इस तरह के फोर्स को सेंट्रल फोर्स या फिर इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स या इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो बॉडी के बीच में फोर्स लगे और उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स हो वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग लगे, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, और या तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि जब जो है फोर्स लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज या टू चार्ज को उस इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो ये रहा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंस है। तो इसको कर लीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। चलिए देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए बाबू, एक नया चीज, अगला टॉपिक। अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सबसे पहले समझते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझते हैं क्या होता है। देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम वही फिगर फिर से बनाते हैं, ए बी Q1 Q2 R डिस्टेंस रखा गया। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये किसी मीडियम की क्या होती है, प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच अफेक्ट द forces between two charge situating in that medium। तो कैसे, आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनके बीच ये मीडियम है, ये किसी मीडियम में ये पूरा रखा गया, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो किस तरह से अफेक्ट होगा, किस तरह से मतलब कि डिटरमाइन करेगा इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को डिटरमाइन करेगा मीडियम की उस प्रॉपर्टी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको मैं एक लाइन में लिख के फिर से समझा दे रहा हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द property of a medium
medium which determine the force of attraction or repulsion between two charges situating in the medium। बात समझिए, एग्जाम्पल से आपको समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों चार्ज जो है अभी वैक्यूम में रखा गया। किस में रखा गया? वैक्यूम में। ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखा गया। तो वैक्यूम में रखा गया तो इनके बीच में मान लेते हैं इनके बीच में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब जब ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं तो इनके बीच में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, चाहे वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, 80 न्यूटन का फोर्स। लेकिन जब यही पूरा सिस्टम ऐसे Q1 और Q2 R इसको किस में रख देते हैं? वाटर के मीडियम में रख देते हैं। ये वाटर है, मान लो वाटर के मीडियम में रख देते हैं, तब इनके बीच जो फोर्स लग जाता है वो 80 टाइम्स कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है वो अभी मैं प्रूफ करा रहा हूँ। 80 टाइम्स कम होता है मतलब 1 न्यूटन। आप सोच सकते हो जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स वैक्यूम में रखा था, दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे थे और इन दोनों के बीच में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और वही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे वाटर में रख देते हैं तो 80 टाइम्स कम हो जाता है, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स अब लगने लगा। इस तरह से देख रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को इतना ज्यादा डिटरमाइन किया, मतलब अफेक्ट किया। और इसी मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को, जो कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करे, इसी प्रॉपर्टी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये रहा इसका एग्जांपल। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई, आप लिख सकते हो डिनोटेड बाई के। वो वाला के अलग है, यहाँ पे के अलग है, डिनोटेड बाई के से इसको डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या होगी, और क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स। सिंपली आप देख रहे हो वैक्यूम में था तो ये फोर्स लग रहा था, यही पूरा सिस्टम वाटर में रख दिए तो फोर्स 80 टाइम्स कम हो गया। 80 टाइम्स क्यों कम हुआ वो मैं अभी बता रहा हूँ, मत परेशान हो कि कैसे। मैं केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे अफेक्ट करता है, कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से। अब देखिए, अब हम निकालते हैं, मान लेते हैं कि एफ वैक्यूम निकालते हैं। एफ वैक्यूम निकालते हैं तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये अब डायरेक्शन हम नहीं लिख रहे हैं, बस समझाने। अब देखो 1/4 पाई, जब ये वैक्यूम में था तो ये फोर्स लग रहा था, और जब मीडियम में, और ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब नहीं लिखेंगे, केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि अब मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम की परमिटिविटी है। ये मीडियम, यहाँ तो ये स्पेशल केस हो गया वाटर, लेकिन ये कोई मीडियम है, मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, मीडियम ही ना, वाटर एक मीडियम ही तो है। तो ये मीडियम, तो इस मीडियम में रखने पे जो फोर्स लग रहा है 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं? सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अब देखिए बाबू, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आगे देखते हैं, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा ये बात। अब देखिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये लिखेंगे 1/4
4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1/4πε Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है, सब कुछ सेम है, केवल एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन अलग अलग है। तो एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम बोलते हैं ई आर। ई आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को बोलते हैं के, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बात समझ में आ, तो रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। अगर डिफाइन करना होगा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आ गई। या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब डिफाइन करना होगा, आप सीधा लिख दोगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम लिख सकते हैं एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम इज इक्वल टू के के बराबर। तो यहां से एफ मीडियम क्या आ जाएगा, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई के। यही के क्या है, के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, देख रहे हो, मतलब कि वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है और वही चीज वही चार्ज सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख देते हो, के टाइम्स कम हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है। और यहाँ से इस वाले इक्वेशन से ये भी बात पता चलेगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट या के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका भी जरूरत पड़ेगा, ये भी एक फार्मूला है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ से ये पता चल, अब जो मैं बोल रहा था के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के जो है फॉर वैक्यूम के लिए ये 1 होता है, और के फॉर एयर के लिए ये होता है 1.00054, और के वाटर के लिए ये 80 होता है। तो यही मैंने एग्जांपल लिया था कि 80 गुना, ये देखो, जब वैक्यूम में जो फोर्स है और उसी सिस्टम को पूरे किसी मीडियम में वाटर में रख देते हो, तो वाटर की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, 80 टाइम्स कम हो जाता है। मतलब कि किसी भी जो दो चार्ज सिस्टम अगर आप किसी वैक्यूम में रखे हो, उनके बीच जो फोर्स लगता है और उसी चार्ज सिस्टम को किसी मीडियम में रखते हो, तो वो के टाइम्स फोर्स कम हो जाता है, जो कि मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देख रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से मीडियम में रखे गए चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को ये अफेक्ट करता है, यही है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो चार क्वेश्चन बता देते हैं, तब कर लीजिए इसको। देखिए, देखिए बाबू, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आगे टॉपिक है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम carries a positive charge of 5 into 10 power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? मैं क्वेश्चन एक बार इसको आप लोग स्टॉप करके फिर से रोक के लिख लीजिएगा या आपके बुक में होगा, तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक पिथ बॉल है, ये कोई पिथ बॉल है, ये पिथ बॉल है, और इसका जो मास दिया हुआ है, इसका मास मान लेते हैं m1, और वो दिया है 8 ग्राम, और उस पे जो चार्ज दिया है, इस पे जो चार्ज दिया है Q1, वो दिया है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। और ये कह रहा है कि दूसरा एक और पिथ बॉल है, वो इन दोनों से कितना दूर पे रखा गया है, 5 सेंटीमीटर दूर।
कितना दूर, 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो ये कह रहा है कि इस बॉल, ये जो पिथ बॉल है इसका, इस पे कितना चार्ज होगा, मतलब इसको मान लेते हैं इसका मास m2, ये नहीं दिया हुआ है, ये पूछा भी नहीं है, और इसमें इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज का नेचर और चार्ज क्या होगा, नेचर का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, और चार्ज होगा कितना, ये पूछा। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक पिथ बॉल है जिसका मास 8 ग्राम है और जिस पे चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम है, और दूसरा पिथ बॉल जो कि इससे 5 सेंटीमीटर नीचे रखा गया है, और कह रहा है कि इस पिथ बॉल पे कितना चार्ज होगा और चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव में पूछ रहा है। अब समझिए आप, ऐसे है, ये एक पिथ बॉल ऊपर है, ये पिथ बॉल ऊपर है और एक नीचे है। तो ये कह रहा है कि इसका मास और चार्ज दिया हुआ है, तो इसका मास दिया हुआ है m1 और चार्ज दिया, और ये कह रहा है कि इसका चार्ज और मास, चार्ज और नेचर क्या हो कि ये स्टेशनरी रहे, इसको कह रहा है स्टेशनरी रहने के लिए, मतलब कि व्हाट शुड बी द, पूछा है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द चार्ज एंड नेचर ऑफ पिथ बॉल 2 सो दैट द पिथ बॉल 1 शुड बी स्टेशनरी, मतलब कि फॉर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी मतलब रुका हुआ रहे, स्टेशनरी रहे, इसका मतलब रुका हुआ। अच्छा रुकेगा कब, सिंपल सोचो, हवा में ऐसे है तो ये रुका कब रहेगा, हवा में ऐसे ही कब रहेगा, जब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, अगर दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो ये तो खींच लेगा, इसका मतलब ये जो है ये बॉल इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तभी तो ये ऐसे रुका रहेगा हवा में। और अब देखो, क्योंकि इसका मास है तो हवा में है, हवा में तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और देखो क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको तो बैलेंस करना है, इसको क्या करना, रोकना है, ऊपर ही ऐसे रोकना है, इसका मतलब इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तभी तो ये दोनों, जब ये इसके बराबर का फोर्स ये लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इसके कारण दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इतना ही ऊपर की तरफ लगेगा तो ये स्टेशनरी हो जाएगा। इसका मतलब हमको ये चार्ज बताना है कब, जब ये स्टेशनरी हो, तो फॉर स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी ऑफ पिथ बॉल 2, पिथ बॉल, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, तो पिथ बॉल ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसे, तो बताया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगा रहेगा तो ये हवा में रुका रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो अच्छा ये बताओ, पहली बात तो नेचर तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, ये कैसा दिया हुआ, यहाँ लिखा है, यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको रिपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो नेचर तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा तभी ये बैलेंस रहेगा, नेचर तो पता चल गया पॉजिटिव, तो केवल चार्ज निकालना, तो फार्मूला लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स m1 इंटू जी, और Q1 की वैल्यू दे रखा है, हमको Q2 निकालना है, नेचर भी पता चल गया पॉजिटिव, तो Q2 निकालना है, तो क्या करोगे, Q2 यहीं रख, इसकी वैल्यू रखो 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻−8, Q2 की वैल्यू पूछिए, और R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻−2 मीटर का होल स्क्वायर, और m1 की वैल्यू ये दिया हुआ 8 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड, इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, यहाँ पे जी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए, तो यहाँ पे बस Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो Q2 इज इक्वल टू आ गया, बस सबको उधर भगा दो, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 8/100 आ गया, इंटू देखिए इसका इधर डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 स्क्वायर है, तो 25 × 10⁻−2 हो जाए, -4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे देखो इन सब का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻9 और इंटू
5 इंटू 10⁻⁻8। अब इनको सॉल्व कर लो और क्या है, देखो 25 1 जा 25 4 जा 4 2 जा 8 9 5 जा 45 तो 2/45 इंटू इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ से 1 आया पावर और पावर 1 ऊपर जाएगा 10⁻⁵ इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 0.48 टाइम्स ऐसा कुछ आएगा इंटू 10⁻⁵। इसको और लिखोगे तो आएगा 4.8 इंटू 10⁻�6 कूलम। सॉल्व कर लेना, ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया और ये पॉजिटिव रहेगा, तो Q2 की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में इतना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अभी हम इस पे 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे इस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन पे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।